हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती और आज हम करने वाले हैं इक्विलिब्रियम इन वन शॉट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम बहुत ही अच्छे से क्रिस्प वे में और बहुत ही सही तरीके से रिवीजन करने की कोशिश करेंगे हमारे इक्विलिब्रियम चैप्टर की। तो सबसे पहले भाई हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि नाम हमें बता रहा है कि हमें पढ़ना है क्या, कि इक्विलिब्रियम क्या होता है ना। इक्विलिब्रियम के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। देन हम टाइप ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन कवर करने के बाद मैं यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या होता है वो भी बताने वाली हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, कांस्टेंट जिसको हम शॉर्ट में Kc लिखते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिएक्शन क्वेश्चंट, रिएक्शन क्वेश्चंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Q जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीजें, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक टू बी कवर्ड, आई होप आप सभी को कवर समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले भाई ये जो इक्विलिब्रियम है ये क्या होता है ना। इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हैं बेसिकली। बिल्कुल अगर हम लेमन लैंग्वेज के अंदर इसको समझने की कोशिश करें, मान लीजिए वी हैव टू टैंक्स, हमारे पास क्या है, दो टैंक हैं, वाटर टैंक्स हैं जो आपस में क्या हैं, कनेक्टेड हैं, आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। और दोनों टैंक्स के अंदर है ना हमने वाटर फिल करा हुआ है। इस वाले टैंक में वाटर लेवल ये है और इस वाले टैंक में वाटर लेवल थोड़ा सा कम है। तो भाई यहां पर फ्लो ऑफ वाटर होने वाला है फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी, पर कब तक होगा, जब तक लेवल बराबर नहीं हो जाता। तो बिल्कुल बेसिक और सिंपल टर्म्स में आपको समझना है तो हम कह सकते हैं कि जब ये जो वाटर है वो फ्लो करके सेम लेवल पे पहुंच जाएगा टैंक ए एंड टैंक बी का, तो हमने कह दिया कि भाई आपके पास क्या आ चुका है, अब इक्विलिब्रियम हो चुका है, अब और ज्यादा फ्लो, वहां पर आपको फ्लो ऑफ वाटर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया ले सकते हैं। अभी डिटेल में अच्छे से तो हमें चीजों को समझना ही है। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम को हम तीन पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई करके यहाँ पर देखने वाले हैं। हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, एंड तीसरे टाइप का इक्विलिब्रियम है जिसको हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। सेकेंड नंबर पे हम कह सकते हैं हमारे पास होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा होता है भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। देन हमारे पास होता है थर्ड नंबर पे जो हमें पढ़ना है, हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम बहुत ही सिंपल है एंड इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बेसिकली केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम को हमें डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है, इन डेप्थ स्टडी हमें इन दोनों की करनी है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो चलिए फिर अब हम आगे चलेंगे, डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन और वी कैन से रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर। अब देखिए हम इक्विलिब्रियम को दो तरीके से पढ़ सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी हम इसको देख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन,
है ना। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब आप समझते हो, यानी कि कितनी स्पीड से आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन की, बेसिकली काइनेटिक्स ऑफ उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की हम वहां पर बातें कर रहे होंगे। और वहीं पे दूसरा है इन टर्म्स ऑफ हमारा, ये तो हमने रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ लिया, दूसरा हो गया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कंसंट्रेशन, राइट। आइए अब यहां पर यार देखते हैं, सबसे पहले रेट ऑफ द रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो जब हमारे पास जो प्रोडक्ट, जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, R फॉर रिएक्टेंट एंड P फॉर प्रोडक्ट। जब यहां पर आपके पास ये दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे क्योंकि जो आपकी रिएक्शन है वो आगे की ओर बढ़ रही है। और वहीं पे जब प्रोडक्ट का कन्वर्जन रिएक्टेंट के अंदर हो रहा है ड्यू टू सम रीजन, राइट, तो उसको हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। एंड ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने R और P के बीच में डबल हेडेड एरो लगाया है, इसका मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर बदल रहा है और वहीं पे जो आपका प्रोडक्ट है वो भी रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, राइट। तो यहां पर हम कब बोलेंगे कि यहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, जब आपके पास रेट ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, जब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना, वो किसके बराबर हो जाए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि यस, अब आपके पास यहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। ये मैं इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बातें कर रही हूं। अब यहां पर जब हम कंसंट्रेशन की बातें करेंगे, तो कंसंट्रेशन के बारे में जब भी हम बोलेंगे तो हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम जब आएगा जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, कब आएगा एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट and product become equal to each other, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, या फिर हम कहे, है ना, इक्वल कह लो, या फिर कह लो कि जो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए, बिकम कांस्टेंट। क्या हो जाए भाई, कांस्टेंट हो जाए। अब अगर आपके पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो जाती है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब आपकी रिएक्शन होनी बंद हो गई है ना, रिएक्शन स्टॉप हो गई, इसका मतलब ये नहीं है। अगर आपके पास आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब ये है कि जितना कन्वर्जन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट का कन्वर्जन रिएक्टेंट के अंदर भी हो रहा है, कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो गया है। यहां पर भी अगर मैं ये रिएक्शन मानूं तो भाई हम ना कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं इस तरीके से। अगर मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब क्या है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैं इसको कहूंगी, और वहीं पे अगर हमने इस तरीके से लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर P को लिखा, तो ये यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को ये यहां पर बता रहा है। जब हम कांस्टेंट बोल रहे हैं तो हमने बोला यार कि ये जो है हमारे पास, है ना, ये क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। अब ये इसके अंदर कोई घटना बढ़ना नहीं हो रहा है, क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया है। और ये कब होता है, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। अब क्योंकि भाई, है ना, इसका मतलब आपको समझ लेना है, कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है, रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन इज डायनामिक। ठीक है,
पर जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गई, मतलब बराबर का कन्वर्जन यहां पर हो रहा है। अब हम यहां पर डेफिनेशन को पढ़ेंगे। Chemical equilibrium is the state in which rate of the forward and the backward reaction become equal and the concentration of reactant and the product remain constant with the time, यानी कि with increase in the time, with proceeding in the time, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आपके पास कंसंट्रेशन के अंदर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। आई होप आपको ये बेसिक फंडा समझ में आ गया है ये डेफिनेशन का, ठीक है, कि क्यों यहां पर कंसंट्रेशन के टर्म्स में हमने कांस्टेंट की बातें करी और जब हम रेट की बातें करते हैं, है ना, तब हमने बोला कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बाकी रेट ऑफ द रिएक्शन को हम क्लास 12th के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स नाम के चैप्टर में और ज्यादा डीप में डिटेल्ड स्टडी इसकी करने वाले हैं। अब थोड़ी सी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर क्या होता है, आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन आपस में बराबर हो जाते हैं। नो फर्दर चेंज इन द कंसंट्रेशन विद टाइम, टाइम के साथ और ज्यादा कंसंट्रेशन में चेंजेस नहीं आते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। अचीव्ड ओनली इन द क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम के अंदर ही हमने यहाँ पर बातें करनी है, ठीक है। और ये क्या होता है, नेचर में डायनामिक इन नेचर होता है। कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन जो है आपकी कॉन्टिन्यूअसली मूव करती रहती है, मतलब चलती रहती है, ऐसा नहीं कि रिएक्शन जो है स्टॉप हो गई है, ठीक है। मतलब मान लीजिए मैं यहां पर अगर एक रिएक्शन लिखूं, A प्लस बी से हमें C प्लस डी मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर A और B हमारे रिएक्टेंट है और C एंड D हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहां पर A और B में कोलिजन होता है ना, रिएक्शन होती है, तो हम कहते हैं यार कोलिजन हुआ, फिर हमारे पास यहां पर प्रोडक्ट मिला हमें C एंड D। अब क्योंकि ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है तो C एंड D में भी कोलिजन हो रहा है एंड A एंड B के अंदर वो वापस से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। डायनामिक का मतलब ये है कि ये कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन होती रहेगी बट हमारे नेट चेंज यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। एट इक्विलिब्रियम होगा क्या, जितना कोलिजन A और B के बीच में हो रहा है जिससे C और D बन रहा है, उतना सेम कोलिजन C और D में होगा और A एंड B का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आई होप आपको मैं समझा पाई कि डायनामिक का क्या मतलब है। थोड़ा सा और यहाँ पर डायनामिक के बारे में जानते हैं। देखिए, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच both forward and the backward reaction continue to occur but with equal rates के साथ होते हैं, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है, रिएक्शन हो रही है, स्टॉप नहीं हुई है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है बच्चों को, इसलिए इसके ऊपर बार बार फोकस किया जा रहा है कि रिएक्शन डायनामिक है, ठीक है। चेंज नेट जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, वापस बैकवर्ड रिएक्शन का और फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है, वो क्या हो गया है, बराबर हो गया है, ठीक है। अब यहां पर हम थोड़ा सा यार, है ना, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम के बीच का डिफरेंस को हम यहाँ पर जानेंगे, है ना। आइए इसको लिख लो यार, यहाँ पर केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम के बीच के डिफरेंस को यहाँ पर हमें जानना है। तो सबसे पहले भाई केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी यहाँ पर क्या होने वाला है, एस्टेब्लिश होने वाला है। आयनिक नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ आयन्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे, आयनिक रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही होंगी, कैटायंस एंड एनायंस यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे होंगे, तो वो वहां पर जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो उसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। फिर भी हम एक डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। जब किसी, यहाँ पर ये आप रिएक्शन देख सकते हो H2 प्लस में I2 टू HI के अंदर कन्वर्जन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ रहा है उसको हमने केमिकल इक्विलिब्रियम बोला। और वहीं पे यहाँ पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ड्यू टू आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। जिस केस में आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल कोई एसिड हमने ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया है, यहाँ पर H पॉजिटिव एंड एसिटेट आयंस के अंदर ये डिसोसिएट हो रहा होगा,
है ना। तो यहाँ पर जो है H पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव, इनके बीच में जो यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम आयंस का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो रहा है, तो इसको हमने आयनिक इक्विलिब्रियम बोला है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है आकर इन बोथ मॉलिक्यूलर और आयनिक रिएक्शंस, ये दोनों में देखा जाता है। आकर ओनली इन दी आयनिक सॉल्यूशन, और वो भी एक्वस मीडियम के अंदर अगर हमने लिया है, मतलब आयंस का बनना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी मॉलिक्यूल, एटम्स, आयंस भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, पर यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम में ऑलवेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस होना चाहिए। कैटायन एंड एनायन का इन्वॉल्वमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर हम लॉ ऑफ मास सेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc Kp के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka, Kb, Kw एंड Ksp के बारे में पढ़ते हैं। ये सबका आपको आइडिया है अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है ना, बैच में तो आप हैं ही, है ना, तो आपको आइडिया है इस चीज़ का। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास भाई एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया हमने थर्मोडायनेमिक की टर्म्स में भी लिया है, अब यहाँ पर हम इसको देखने वाले हैं। देखिए तो एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट प्रोसीड ओनली इन द फॉरवर्ड रिएक्शन। जो इरिवर्सिबल है, जो कि वापस से रिवर्स बैक होकर, है ना, रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, उस केस में क्या होगा आपके पास भाई, प्रोसीड ओनली जो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही होगी, एंड जिसका कंप्लीशन का जो रेट है, वो हमें पता है कि वो कंप्लीट हो ही जाएगी, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो ही जाएगी, ठीक है। तो रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, हमेशा जो आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो कंप्लीशन की तरफ हमेशा बढ़ती है, इसको कभी भी हम रिवर्स नहीं कर सकते। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस। अब भाई रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन इरिवर्सिबल रिएक्शन, जब हम कभी किसी इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे, जैसे A+B से मुझे AB मिला, राइट, उसमें इनका कंजप्शन हो रहा है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली आपके पास कंसंट्रेशन, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा ही, ठीक है, ये बढ़ेगा ही। तो लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है, जो कि रिवर्स हो सकती हैं आपस में, मतलब अगर आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन इज द रिएक्शन दैट अकर इन बोथ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली एंड इवेंचुअली अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ठीक है। यानी कि वही वाली बात है, A+B कन्वर्ट होके C एंड D में अगर ये बन रहे हैं, तो C एंड D भी आपस में कोलिजन करके A एंड B के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट जरूर एस्टेब्लिश हो जाता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस यहाँ पर दोनों होती हैं, ठीक है। ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन है एंड दिस इज योर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है। यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता हुआ दिखाई देगा। कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट की बातें करते हैं तो कंसंट्रेशन इन दोनों की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आइए अब थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के बीच का डिफरेंस हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए सबसे पहले हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो फिजिकल चेंजेस जितने भी होते हैं, जैसे आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, वाटर का वेपर के अंदर कन्वर्ट होना, ये एक फिजिकल फिनोमिनन है, और उसके बीच में भी एक हमारे पास क्या एस्टेब्लिश होता है भाई, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड रहता है, राइट। तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द फिजिकल कोई प्रोसेस है हमारे पास, सच एज चेंज इन द स्टेट और डिसोल्यूशन, किसी की फिजिकल स्टेट के अंदर चेंज आना, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया सॉलिड आइस से, है ना, वाटर आइस से किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, हमारे पास लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो दिस फिनोमिनन इज योर फिजिकल प्रोसेस, और यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यहाँ पर जस्ट एक फिजिकल स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है, हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा ना, ठीक है, ओनली फिजिकल स्टेट इज चेंज्ड।
कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट हमारी चेंज होती है। यहाँ पर क्या है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर जो केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, नया सब्सटेंस यहाँ पर बना है। ये जो PCl5 है हमारे पास, ये टूट करके हमें PCl3 प्लस में Cl2 दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर एक नई चीज, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो होमोजीनियस नाम से समझ में आ रहा है कि जब आपके पास यहाँ पर जो हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिए हैं उनके जो फेज हैं वो अगर सेम है, होमो का मतलब ही होता है सेम, होमो का मतलब ही क्या होता है, सेम, यानी कि जब फेज सेम हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हमने लिए हैं इनके अगर फेज बेटा जी सेम होंगे तो उसको हम होमोजीनियस, वो जो इक्विलिब्रियम वहां पर स्टेब्लिश हुआ है उसको हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और हेटेरो का मतलब ही होता है बेटा जी डिफरेंट, राइट। तो जब आपके पास इन्वॉल्विंग जो सब्सटेंसेस हैं उनके फिजिकल, फेज का मतलब होता है यार फिजिकल स्टेट्स, राइट, है ना। फेज का मतलब आप लिख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, फेज का मतलब है हम यहाँ पर उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में बातें कर रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट वहां पर क्या होगी, अलग अलग है। जैसे यहाँ पर H2 की हमने यहाँ पर बात करी, गैसियस है, ये भी गैसियस है, और जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है, ये जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है ना, इसका भी जो फेज है वो क्या है, गैस है, यानी कि है ना, इन तीनों में जो फेज है सेम फेज है, फेज मतलब फिजिकल स्टेट इज सेम, तो उसको हमने क्या बोला है, ये हमारे पास होमोजेनियस। ऐसे इक्विलिब्रियम, ऐसी रिएक्शंस के अंदर जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड, पर यहाँ पर ये जो हमें मिल रहा है CO2 ये क्या है, गैस है, तो ये हमें एक डिफरेंट फेज मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, तो इसको हमने क्या बोला यार, ये कि ये हेट्रोजेनियस हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए थोड़ी और थ्योरी यहाँ पर हम जानते हैं। देखिए होमोजेनियस इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज। यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फेज है, जो फिजिकल स्टेट है वो सेम रहेगी, पर यहाँ पर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होंगे। मोस्टली अकर इन द गैसियस और एक्वस सॉल्यूशन। मोस्टली यहाँ पर जो आपके पास देखने को मिलेंगे फेज वो गैसियस और एक्वस फेजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों तरीके के फेज इकट्ठे देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज आर इंक्लूडेड इन KC एंड KP, ठीक है। यहाँ पर हम, है ना, चाहे वो गैसियस हो चाहे कुछ भी हो, वहां पर हम KC KP में उसको इन्वॉल्व करते, इंक्लूड करते हैं, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना। जब आपके पास, हमारे पास क्या होता है भाई, है ना, गैसियस प्योर सॉलिड या फिर क्या होता है, प्योर लिक्विड होता है, उस केस में हम, है ना, उसको क्या मानते हैं, इंक्लूड नहीं करते हमारे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर। ये चीज पहले से आपको पता है। चलिए होमोजेनिटी की बात करें तो सिस्टम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। सिस्टम आपके पास यूनिफॉर्म है, होमो का मतलब ही होता है सेम, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना। यहाँ पर हमारा सिस्टम क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। क्लियर। आइए अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे लॉ ऑफ मास एक्शन की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे लिए, ठीक है। क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ये कहीं ना कहीं आपको क्लास 12th के अंदर भी फिजिकल केमिस्ट्री में काम आएगा, तो प्लीज इसको ध्यान से समझेंगे। द रेट ऑफ द रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस। यहाँ पर एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है, एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब होता है बेटा जी कंसंट्रेशन, है ना। हम यहाँ पर एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन समझ के चलिए, कंसंट्रेशन के बारे में बातें कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ये बोल रहे हैं कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, A + B से मुझे C + D मिल रहा है। ये मैंने कोई यार कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ले ली, लेट्स अज्यूम, है ना।
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने यहां पर क्या कर ली है बेटा जी, अज्यूम कर ली है A प्लस बी से C प्लस डी आपको यहां पर मिल रहा है, राइट तो यहां पर द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस और वी कैन से कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट each raised to the power equal to the stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि भाई आपके पास रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है, रेट ऑफ द रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर है। रिएक्टेंट ए है हमारे पास, एक हमारे पास रिएक्टेंट बी है और इन दोनों की कंसंट्रेशन, यानी कि जब मैंने इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा तो समझ जाइए, अगर मैंने ऐसे लिखा है इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूं, क्या लिखना चाह रही हूं मैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखना चाह रही हूं। अगर मैंने इस तरीके से इसको लिखा है तो मैं यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर रही हूं, कंसंट्रेशन ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर रही हूं, बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूं। तो भाई अब यहां पर ये क्या हुआ, रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहां से आएंगे? फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन, जो बैलेंस्ड इक्वेशन हमने ली। अब ये बैलेंस्ड है, यहां पर सबके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1 एंड 1 है, ठीक है। तो भाई यहां पर ए और बी के भी जो हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या देखने को मिल रहे हैं भाई, है ना, जो कोएफिशिएंट्स देखने को मिल रहे हैं वो 1 1 ही है। तो आप लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हटा दीजिए चाहे, तो ये हमारे पास रेट हो जाएगा, है ना। तो रेट ऑफ द रिएक्शन, हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? यहां पर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, जब हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन के साथ ये पूरी बात समझ में आ चुकी है। अब भाई यहां पर हमने कौन सी रिएक्शन को माना है? फॉरवर्ड रिएक्शन को माना है कि ए और बी रिएक्शन करके सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं। पर हमें पता है ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ए और बी आपस में रिएक्शन करके, ए और बी आपस में रिएक्शन करके सी और डी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रेट, अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन का बात करती हूं, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट की अगर मैं बात करती हूं, तो ये है ना, फॉरवर्ड का मतलब है ये वाले रिएक्शन की बात कर रही हूं, तो सी और डी बन रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास रिएक्टेंट ए और बी हो जाएंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी के बराबर हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। वहीं पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जब सी और डी ए और बी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहां पर सी और डी हमारे क्या बन चुके हैं? रिएक्टेंट्स बन चुके हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी के ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब दोनों केसेस में हमने यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है, लगाया है। तो इसको जब हम हटाएंगे तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ के बराबर आएगा, है ना, और कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहीं पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपके पास के बी के बराबर आएगा, एंड यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है, यानी कि के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर हो जाएगा के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी के बराबर हो जाएगा। इस के एफ के नीचे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी, के एफ के नीचे, यहां पर देखेंगे इस चीज को मैं कैसे कर रही हूं, के एफ के नीचे मैं के बी को ले आई और ए और बी की कंसंट्रेशन को सी और डी के नीचे ले गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने यहां पर करा है सी डी, एंड ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, राइट।
तो ये जो मेरे पास इक्वेशन फॉर्म हुई है, ये जो मेरे पास पूरी इक्वेशन फॉर्म हुई है, इसमें ये जो रेशियो है KF/KB की, इसी को हम क्या बोलते हैं, KC कह सकते हैं। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, KC बोल सकते हैं, यानी कि दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC निकालने को दिया जाए तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा जी, कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D, यानी कि हमने यहाँ पे C लिया है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन में जो हमारे पास प्रोडक्ट था C एंड D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, राइट। ये हमारे पास यहां से निकल करके आ गया, ठीक है। पर अभी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाली बात शायद आपको थोड़ी सी कम क्लियर हुई हो, तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसको अगर हम केस नंबर 2 बोले तो मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है XA प्लस में YB, या फिर स्मॉल a ले लीजिए, AA प्लस में BB गिव्स CC प्लस में D, राइट। अब यहां पर स्मॉल ABCD ये हमारे पास क्या है, स्मॉल A, B, C एंड D आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये क्या है हमारे पास, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है बेटा जी, ठीक है जी। यानी कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है मेरे पास। अब अगर मुझे यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी यहां पर, हमारे पास डायरेक्टली मैं यहां पर क्या लिखूंगी, कांस्टेंट लिखूंगी फॉरवर्ड रिएक्शन का। देन हमने क्या बात करी थी, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, राइट। किसके बराबर होता है ये, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेस टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या है यहाँ पर A, राइट। A यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ B है ना, ये जो है ना, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, इनको आपको पावर बना देना है, इनको आपको पावर बना देना है। तो B की पावर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। वहीं पे RB अगर मैं यहां पर लिखती हूं बैकवर्ड रिएक्शन C प्लस D गिव्स A एंड B, तो मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ C, ये C मेरे पास पावर बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, ये मेरे पास बन जाएगा, राइट। अब इन दोनों को यूज करते हुए अगर मैं रेट कांस्टेंट KC लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकती हूं, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गई है ये वाली बात, ठीक है जी, समझ में आया, बताइए फटाफट से, क्लियर हो गया सभी को। ये कंडीशन समझनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आई होप आप सभी ने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा साथ साथ। आइए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। देखिए, ओनली गैसेस एंड एक्वा सॉल्यूशन कंसंट्रेशन आर इंक्लूडेड इन केसी। जब हम यहाँ पर केसी की बातें करते हैं तो गैसियस और एक्वा सॉल्यूशन को ही हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। इनकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मानते हैं क्योंकि आगे आइए देखिए क्वेश्चन है, फॉर द सिस्टम 3A प्लस 2B से हमें क्या मिल रहा है, 2B से क्या मिल रहा है, C मिल रहा है। द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखनी है, KC की एक्सप्रेशन लिखनी है। तो भाई कंसंट्रेशन ऑफ C, इसके आगे तो 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 1 आ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 3, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर क्या हो जाएगी 2। ये हमारे पास आंसर होना चाहिए। देखिए कहाँ पर है, A की पावर 3, B की पावर 2, C की पावर 1, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ पर ये पॉइंटर क्लियर हो गया है, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट यहाँ पर हमें जानना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। यानी कि जब कंसंट्रेशन की टर्म्स में बातें करेंगे है ना, तो हम इक्विलिब्रियम को कैसे बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी थोड़ा सा आइडिया दे चुकी हूँ इस चीज़ का।
देखते हैं, देखिए, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज्ड टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स to the product of the molar concentration of the reactants raised to their stoichiometric coefficients। भाई देखिए, ये सेम बात हमारे पास सेम रिपीट हो रही है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको पीछे निकाल करके दिखाया था, है ना। क्या निकाल करके दिखाया था? इस केस में ये मेरे पास कोई रिएक्शन थी, है ना। ये जो मैंने यहाँ पर Kc लिखा है, ये क्या है भाई मेरे पास? ये मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ही तो है, CND। Ct। और ये क्या है मेरे पास? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये सेम बात ही तो यहाँ पर बोली जा रही है कि फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन मेरे पास अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉर दैट रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा, दैट इज जो Kc होगा, वो किसके बराबर होगा? रेशियो होगा किसके बेटा जी? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसका बता दिया कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। नाउ बोल दिया है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड बैकवर्ड की बातें नहीं करी हैं, तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आपके पास प्रोडक्ट इसी को ही तो माना जाएगा। तो बोल रहे हैं कि किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट क्या है? C, है ना, रेज्ड टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह पे रिएक्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेना, डेफिनेशन में रिएक्टेंट लिखो, है ना, की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान रखना है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन जब हम यहाँ पर लिख रहे होंगे, अलग अलग लिखते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन का, उस केस में वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है। पर जब हम Kc को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस टाइम पर हम ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेंगे, राइट। इसको हमने क्या बोला है? Kc। इक्विलिब्रियम Kc का मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, ये C क्या बता रहा है? कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, P भी लिखते हैं, ठीक है। P4 क्या है? प्रेशर। P4 क्या है? प्रेशर की टर्म्स में। तो फॉर अ गैसियस, अब भाई प्रेशर की बात आई तो गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो यहाँ पर इन्वॉल्व हो ही रहे होंगे। तो फॉर अ गैसियस reversible reaction at equilibrium, the equilibrium constant Kp is the ratio of product of partial pressure of the product raised to the stoichiometric coefficient to the product of partial pressure। product नहीं आएगा भाई, यहाँ पर reactant आएगा, दोनों जगह पर product लिख रखा है, reactant लिख लीजिए। partial pressure product of the reactant raised to the stoichiometric coefficients, ठीक है। partial pressure of the product raised to the stoichiometric coefficient to the reactant of partial pressure of the reactant raised to their stoichiometric coefficient। yes, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ यार एक बारी, मेरे पास ये रिएक्शन है AA BB से मुझे CC एंड D मिल रहा है। फॉर दिस पर्टिकुलर बैलेंस्ड रिवर्सिबल रिएक्शन अगर मुझे Kc लिखना है तो भाई Kc को तो मैं तुम्हें 10 बार लिख कर दिखा चुकी हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ C raised to the power C, concentration of D raised to the power D, concentration of A raised to the power A, concentration of B raised to the power B। वहीं पे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखना है, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ? Kp बोल रही हूँ, तो वो हम कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट C की पावर, उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी हम वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, क्या? की पावर C, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ D और इसकी पावर D, राइट। पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B।
इस तरीके से हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गई है ये वाली बात। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखने का तरीका आपको इसका यहाँ पर आना चाहिए सभी को। ठीक है जी, चलें आगे, आगे चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास भाई एक क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन हमको दे रखा है। द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। NH3 का फॉर्मेशन कैसे होगा? अमोनिया हैबर्स प्रोसेस, नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके NH3 हमको यहाँ पर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हैं, हमें यहाँ पर भी 2 लगाने पड़ेंगे। हाइड्रोजन हमारे पास 6 हो गए हैं, तो यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन 6 करने पड़ेंगे। ये मेरे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई है ना। अब इसके लिए बोले द फॉलोइंग कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। N2H2 एट इक्विलिब्रियम आपको दे रखा है, इतना दे रखा है। ठीक है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना है। तो सबसे पहले हम Kc की एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन में, एंड नीचे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लेते हैं, राइट, रेज टू देयर पावर्स, है ना। अब यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट क्या है? NH3 है, NH3 है, तो इसकी पावर मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगी, है ना। फिर मैं इसको क्या करूंगी भाई? रिएक्टेंट मेरे पास N2 एंड H2 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2 यहाँ पर 1 ही है, तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ H2 उसकी पावर मेरे पास यहाँ पर 3 लग जाएगी ऊपर, है ना। मेरे को अमोनिया की कंसंट्रेशन दे रखी है ना, सबकी कंसंट्रेशन इसकी भी दे रखी है, हाइड्रोजन की भी, अमोनिया की भी दे रखी है। कितनी? 1.2 इंटू 10 की पावर -2, है ना। और सबकी मोलर में ही हमें मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है, राइट, मोलारिटी में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की हमको दे रखा है कितना? 1.5 इंटू 10 की पावर -2, है ना। और ऐसे ही हाइड्रोजन की भी हमको दे रखी है क्या? 3 इंटू 10⁻²। इसकी पावर को हम यहाँ पर 3 लगाएंगे, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। डायरेक्टली सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है, बस आपको इसको सॉल्व करना है, एंड इसका जो है आंसर आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है सभी को? बताइए फटाफट से। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पर N2 करा, यहाँ पर H2 कर लो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यार आपको इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपको Kc निकालना है। PCl5 है, PCl5 है, जिससे हमें क्या मिल रहा है? PCl3 प्लस में Cl2 मिल रहा है। अब इस रिएक्शन के लिए यू हैव टू कैलकुलेट Kc। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के अंदर दे रही हूँ, इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp, ये हमें समझना है। डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पर रिलेशन करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये जो रिलेशन है Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होता है, राइट। अब यहाँ पर डेल्टा Ng क्या है? ये क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे पास क्या होता है? डेल्टा Ng के बराबर होता है। ये इक्वेशन को आप याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लो। Kc और Kp के बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए
इतने पॉइंटर्स अगर आपको क्लियर है तो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए कि if two chemical equations at equilibrium having equilibrium constant K1 and K2 are added, then the resulting equation has equilibrium constant मल्टीप्लाई हो जाएगा K1 इंटू में K2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पर A से B एक इक्वेशन दे रखी है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1 है, B से C आपको यहाँ पर दे रखा है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2 है। कह रहे कि अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये से कट हो जाएगा, A से डायरेक्टली आपको क्या मिल रहा है, C, तो उस केस में ये जो K3 होगा ये K1 इंटू में K2 के बराबर होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, इसका जो K आएगा थर्ड वाली इक्वेशन का आफ्टर एडिशन, ये K1 इंटू में K2 के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आगे देखिए, इफ द रिएक्शन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 इज रिवर्स्ड, ठीक है, देन द इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में K1 हो जाएगा। ये KT नहीं है, K1 करना है इसको, ठीक है, K1 करना, KT नहीं है ये। ठीक है, कहने में का मतलब क्या है, A से B मिल रहा था तो K1 था, तो B से A अगर हमने कर दिया तो इसका इक्विलिब्रियम 1 अपॉन में K1 हो जाएगा अगर इसका K है। रिवर्स ऑफ द रिएक्शन अगर हम करते हैं तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसको भी हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट क्या है, इफ अ केमिकल इक्वेशन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 इज मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर n, किसी n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं A प्लस B, ठीक है, और यहाँ पर 3C भी हमें मिल रहा है, मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K1 है, ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया यार, मेरे पास एक n फैक्टर से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2A 2B प्लस में 6C मेरे पास हो गया। बोल रहे कि इस इक्वेशन के लिए जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, n फैक्टर क्या है 2 है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए K1 से, वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर N2 कर लो भाई, यहाँ पर नाइट्रोजन है ना, हमने क्या ली इक्वेशन N2 प्लस में हैबर्स इक्वेशन दे रखी है 3H2 से हमें क्या मिल रहा है, 2NH3 प्लस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट इवॉल्व हो रही है। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन से वाली इक्वेशन आपके पास सही है। हमें पता है KP इज इक्वल टू KC इंटू में RT डेल्टा NG के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम डेल्टा NG वाले फैक्टर को चेक कर लेते हैं, है ना। इस इक्वेशन के लिए अगर हम डेल्टा NG निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो डेल्टा NG की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कितने दिख रहे हैं, 2, और रिएक्टेंट में 3 प्लस में हमको कितना दिख रहा है यार, 1 है ना, यानी कि 3 है, 2 3 और 1 4 है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर -2 आ जाएगा मेरे पास डेल्टा NG की वैल्यू। तो अगर मेरे पास इसकी डेल्टा NG की वैल्यू कितनी आ गई है, -2 आ गई है, तो यहाँ पर KP KC इंटू RT की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो KP KC वैल्यू -2 हो गई। ऑप्शन नंबर C मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, सही जवाब, दैट इज राइट आंसर मेरे पास इसका आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया है ना, हो गया ना क्लियर। आओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन क्वेश्चंट की, हम यहाँ पर बातें करेंगे। रिएक्शन क्वेश्चंट को बेटा Q से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये KC जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की KC की बातें कर रहे हैं वो, और जो रिएक्शन क्वेश्चंट है Q, वो दोनों सेम ही चीज़ हैं, क्योंकि उनका लिखने का जो तरीका है वो क्या है, सेम है, पर डिफरेंस होता है। KC हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिकली एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो सिर्फ और सिर्फ तभी हम बात करते हैं उसकी, तभी हम उसको मेंशन करते हैं जब इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टेब्लिश हो सकता है, हो रहा है, हो गया है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही हम KC बोलेंगे। और एट एनी पॉइंट ऑफ द इक्वेशन पे जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो उसको हम रिएक्शन क्वेश्चंट कहते हैं। ठीक है जी,
तो देखिए एट ईच पॉइंट इन अ रिएक्शन वी कैन राइट ईच पॉइंट, देखो लिखा है ना एट ईच पॉइंट, एट एनी पॉइंट कह लो, ईच पॉइंट कह लो रिएक्शन के ऊपर, वी कैन राइट अ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ये जो हम रेशियो ले रहे थे, ये जो रेशियो था बेटा जी, हम कहते थे ये Kc है, पर ये Kc जब है जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, उसी पॉइंट के ऊपर हम उसको Kc कहेंगे। पर एट एनी पॉइंट ऑफ द इक्वेशन, किसी भी पॉइंट के ऊपर जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, इवन उस पॉइंट पे भी जब हम इस रेशियो को लेते हैं, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ केमिकल इक्वेशन, उस टाइम पर हम इसको रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू कहते हैं। तो एट ईच पॉइंट इन अ रिएक्शन वी कैन राइट अ रेशियो, हम क्या लिख सकते हैं? रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सेम फॉर्म, ठीक है, एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेम तरीके से ही तो लिखा है ना यार यहाँ पर, ठीक है। द रेशियो इज कॉल्ड रिएक्शन क्वोशिएंट एंड डिनोटेड बाय क्यू, क्यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो क्यू है ये हमें हेल्प करता है रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए कि रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाएगी या फिर हमारी रिएक्शन बैकवर्ड जा रही होगी, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आ रहा है प्रेडिक्शन, किस तरीके से हम कर सकते हैं रिएक्शन का प्रेडिक्शन, हम किस तरीके से कर सकते हैं ये हमें देखना है। प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हमें यहां पर ये जो ग्राफ्स दे रखे हैं, ये जो इमेज है, इसको ध्यान से समझना है। आपको ये ध्यान रखना है यार, मैंने बोला Q रिएक्शन क्वोशिएंट और Kc को लिखने का तरीका सेम है। हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर कोएफिशिएंट्स, ठीक है। उनके जो कोएफिशिएंट्स आएंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएंगे, उसको पावर बना देंगे। तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर K एंड Q तो बराबर हो गए, यानी कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा तो K और Q बराबर है, ठीक है। K और Q क्या है? हमारे पास बराबर है, ठीक है। तो हमें कुछ भी करके इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टेब्लिश अगर करना है ना इक्विलिब्रियम, हम यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन की ही बातें कर रहे हैं, जो रिएक्शन रिवर्सिबल है उसी की ही हम बातें कर रहे हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तभी तो हम वहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की बातें कर पाएंगे, ठीक है। तो भाई अगर मेरे पास किसी पॉइंट पर Q की वैल्यू ज्यादा है, Q को K के बराबर होना है, Q की वैल्यू अगर ज्यादा है, ठीक है, उस केस में रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। ग्राफ से समझ में आ रहा है? Q को K के बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। और वहीं पे अगर हमारे पास है ना यहां पर Q की वैल्यू कम है और K की वैल्यू ज्यादा है, तो Q को बढ़ना पड़ेगा, है ना, Q को इंक्रीज होना पड़ेगा K के बराबर आने के लिए, तभी तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो रिएक्शन आपकी कहां जा रही होगी? फॉरवर्ड जा रही होगी। ये छोटे छोटे से पॉइंटर्स है जिसको डिटेल में हमने बैच में डिस्कशन किया था बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं भाई, अगर हमारे पास Q जो है वो Kc से ज्यादा है, Q Kc से ज्यादा है तो बैकवर्ड मूव करेगी जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाता, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर Q एंड K बराबर है, Kc बराबर है। अगर Kc बड़ा है, जैसे कि यहां पर अगर Kc बड़ा है रिएक्शन में, विल मूव फॉरवर्ड, क्योंकि यहां पर फिर से इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए K और Q को बराबर होना है। ये नोट वाले पॉइंट को देखिए, द रिएक्शन ऑलवेज टेंड्स टू रीच इक्विलिब्रियम, रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन करना चाहती है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। देयरफॉर जो Q है वो टेंड टू बिकम इक्वल टू K, तो वो हर हाल में जो Q है वो K के बराबर होना चाहेगा। तो K की बराबरी करने के लिए या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन G, Q एंड K इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन इज दिस, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम, है ना, रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने में इसकी हेल्प हम लेंगे। G हमारे पास क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस में RT ln Q, राइट। यहाँ पर जो हमने ln लिया है ये हमारे पास क्या है? नेचुरल लॉग है, राइट।
देखिए द वैल्यू ऑफ के सी, यहाँ पर जो के सी की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ के सी फॉर द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती. हाउएवर इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक्स. किसके ऊपर डिपेंड करती है? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है. डेल्टा जी, देखना आप ध्यान से, डेल्टा जी अगर आपके पास नेगेटिव है देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. आपको पता है रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी. ये हम ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए हैं. स्पॉन्टेनियस होगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड मूव करेगी. हमें बेसिकली डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना है यहाँ पर, तो फॉरवर्ड मूव कर रही होगी. वहीं पे डेल्टा जी अगर आपके पास पॉजिटिव है देन द रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस. ये बात भी हमने थर्मो में देखी थी, नॉन स्पॉन्टेनियस है. इंस्टेड एज द रिवर्स रिएक्शन वुड हैव नेगेटिव एंड डेल्टा जी प्रोडक्ट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन शेल कन्वर्टेड टू द रिएक्टेंट. तो यहाँ पर आपके पास जो रिएक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा? बैकवर्ड हो जाएगा. अच्छा, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? 0. इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे यार फटाफट से इस टेबल को हम देखेंगे. ठीक है, रिलेशन बिटवीन जी क्यू एंड के इक्विलिब्रियम के अंदर ही, इस टेबल के अंदर बिफोर इक्विलिब्रियम जो हमने अभी ग्राफ के थ्रू समझा था वही सेम चीजें यहाँ पर आपको बता रखी हैं. ठीक है, कि जब हमारे पास Q बड़ा है, ठीक है, Q बड़ा है ना, तो हमारे पास रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर रही थी. मोर प्रोडक्ट था तो रिएक्शन शिफ्ट टू द रिएक्टेंट. प्रोडक्ट ज्यादा था तो आपके पास रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रही थी. वहीं पे जब इक्विलिब्रियम कंडीशन था, कोई चेंज नहीं था, नो चेंज, तो उस केस में आपके पास K और Q बराबर हो गया था, है ना. और फॉरवर्ड कब जाती है? जब आपके पास जो K है वो बड़ा हो Q से, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन. मोर रिएक्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट के अंदर वहां पर कन्वर्ट हो रही होगी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल आता है जो कहता है, जो शो करता है रिबेलियस नेचर को, मतलब अनडू द चेंज. आपको क्या करना है? एक चीज ध्यान रखनी है. ठीक है, किसके अंदर? हमारे ली चैटलियर प्रिंसिपल सिंपल सी बात कहता है कि भाई जो भी चेंज हुआ है उसको मुझे क्या करना है? अनडू करना है. टू अनडू द चेंज, सिंपल. डेफिनेशन देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, अगर किसी इक्विलिब्रियम अटेन्ड सिस्टम को आप डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, डिस्टर्ब्ड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, कुछ भी कंसंट्रेशन में, टेम्परेचर में, प्रेशर में चेंज लेकर आएंगे, द सिस्टम विल शिफ्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन सच अ वे टू अनडू द चेंज. उस चेंज को वो वापस से रिबेल करेगा, रिबेलियस नेचर को शो करेगा, उसको अनडू करने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है. इसको हम सिंपल तरीके से एक छोटी सी टेबल से समझने की कोशिश करेंगे. देखिए, अगर हमने इंक्रीज कर दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो क्या करेगा ये? यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर क्या होगा? कन्वर्जन होगा. हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाई तो कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा, कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास बढ़ जाएगा. चेंज को अनडू करना है ना, हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई, अब वो कंसंट्रेशन को कम करना चाहता है. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कम करने के लिए वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा. अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी. डायरेक्शन हम बता सकते हैं. इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो अब प्रोडक्ट का कंजप्शन होना चाहिए, तो कंजप्शन होगा तो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी. ठीक है, डिक्रीज रिएक्टेंट्स कम कर दिए तो भाई बैकवर्ड मूव करेगी. और वहीं पे प्रोडक्ट को बढ़ा दिया है या फिर कम कर दिया है, प्रोडक्ट को अगर कम कर दिया है तो फॉरवर्ड, जिस चीज को हमने कम करना है उसको बढ़ाना है उसने, ठीक है, तो और ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगी. हमने रिएक्टेंट को कम कर दिया तो रिएक्टेंट को बढ़ाएगी और ज्यादा प्रोड्यूस करेगी. तो अनडू करना है बस. ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपके पास रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है, हीट इवॉल्व हो रही है और हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया. पहले ही हीट निकल रही थी, एक्सोथर्मिक थी, तुमने और ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी. ठीक है, और एक्सोथर्मिक थी, तुमने टेम्परेचर घटा दिया, डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी. सिंपल सी बात है. टू अनडू द चेंज. एंडोथर्मिक है ना, तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया, उसको चाहिए ही था, ठीक है, तो भाई फॉरवर्ड जाएगी. और यहां पर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो बैकवर्ड जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट को अगर हम ऐड करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है. कैटलिस्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई भी चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा कैटलिस्ट से. नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा. ओनली रीचेज इक्विलिब्रियम फास्टेस्ट बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली. ठीक है,
यानी कि कैटलिस्ट के एडिशन से कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करता है। जो आपका कैटलिस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है बेटा जी, जो कैटलिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को छेड़छाड़ कर सकता है उसके साथ, बाकी किसी के साथ कोई छेड़छाड़ वो नहीं कर सकता है। आई होप आपको ये वाले पॉइंटर्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है जी, केमिकल इक्विलिब्रिया को कंप्लीट करने के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा इक्विलिब्रियम चैप्टर का आयनिक इक्विलिब्रिया वाला पार्ट। एंड इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैंने ऑलरेडी आप सभी बच्चों के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और डायरेक्टली हम उसी में से ही देखने वाले हैं। और आपको पता ही है कि शॉर्ट नोट्स एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो यहाँ पर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कंप्लीट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रिया। स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि इक्विलिब्रिया बेसिकली हम 3 तरीके से यहाँ पर देखने वाले हैं इक्विलिब्रियम को, फिजिकल, केमिकल एंड आयनिक का। फिजिकल और केमिकल की तो हम बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमें बात करनी है आयनिक इक्विलिब्रिया की। तो यहाँ पर जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि भाई आयन्स होने वाले हैं हमारे पास, कोई आयनिक रिएक्शन होने वाली है, कोई अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल होगा जो आयोनाइज हो रहा होगा, और आयन्स और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है उसी को ही हम क्या नाम देते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पर भाई डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आप सभी को पता है क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड हो जाएगा हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं कोई सॉल्ट है, या फिर कोई बेसिक सॉल्यूशन है, कुछ सॉल्यूशन हमने ले लिया है बेस का, वो सारे के सारे अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसका बेसिक आइडिया ऑलरेडी हमें है, हम क्लास 10th के अंदर भी इसको ऑलरेडी पढ़ के आते हैं। तो इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है किसके बीच में, आयंस के बीच में और हमारे अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्या होता है भाई, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है और उसी को ही हमने क्या नाम दिया है, आयनिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया है। क्या सभी को क्लियर? अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि भाई मेरे पास क्या है, देखिए क्या, कौन सा हमने यहाँ पर एसिड ले लिया है, CH3COOH, एसिटिक एसिड अगर मैं ले लूं, ये मेरे पास अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड का। ये डिसोसिएट होकर के हमें CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन और साथ में H पॉजिटिव आयंस दे रहा होता है। तो यहाँ पर इस अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड एंड डिसोसिएटेड आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश होता है उसी को ही हम क्या नाम देते हैं, आयनिक इक्विलिब्रिया का नाम देते हैं। क्लियर है जी? चलिए, अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप सभी को पता है जितने भी हमारे पास वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या जो वीक बेस होते हैं वो किसकी तरह काम करेंगे, हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम कर रहे होंगे। मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका आयोनाइजेशन कंप्लीटली नहीं होता है, पार्शियल आयोनाइजेशन वो शो करते हैं। वहां पर आयोनाइजेशन होने के बाद भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स और आयंस दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है पार्शियली आयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीट आयोनाइजेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, पार्शियल आयोनाइजेशन देखने को मिलेगा। दूसरा है डायनिक इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल एज वेल एज आयंस। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन यहाँ पर नहीं हुआ है ना। तो आपको मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे और आयंस भी मिलेंगे। तो मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में जो आपको यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, राइट, उसी को ही हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं बेटा जी, हमारा आयनिक इक्विलिब्रिया कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर AB एक जर्नल मॉलिक्यूल ले लिया है, AB एक्वस मीडियम के अंदर लिया है। ये जब डिसोसिएट होगा तो A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव एक्वस मीडियम के अंदर हमें ये देता है, राइट। बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन जब हम यहाँ पर लगाएंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, राइट। तो यहाँ पर हम है ना किस तरीके से लगाते थे, हम के कांस्टेंट जो हमारे पास है उसके लिए क्या लिखते थे, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, राइट। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लेना होता है और नीचे हमें रिएक्टेंट लेना होता है।
इस केस में हमारे पास A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव हमारे पास प्रोडक्ट की तरह है, आयंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इनकी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को मेंशन करा हमारे प्रोडक्ट साइड के, और नीचे हमने AB का कंसंट्रेशन ले लिया है, राइट। अब ये जो K हमने निकाला है यहाँ पर, इसी को ही हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट का नाम देते हैं इन केस ऑफ आयनिक इक्विलिब्रिया। आई होप आपको ये वाला पॉइंटर क्लियर हो गया है। चलिए, अब आपको ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो एंड इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये आपको क्लास 12th के अंदर भी काम आने वाला है, आपको पता होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट बात तो इसको अल्फा से हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्या शो करता है? नंबर ऑफ मोल्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और उसमें से कितने डिसोसिएट कर चुके हैं, वही हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता है। तो निकालेंगे कैसे? रेशियो होता है ये किस किस के बीच का? नंबर ऑफ मोल्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल हमने कितने लिए थे, कितने में से कितने डिसोसिएट कर चुके हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? अल्फा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट हमारे पास एक लॉ आता है ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जो क्या कहता है हमें? अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो नीचे सी हमने लिखा है अंडर रूट में, वो क्या है? सी रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन। क्या शो करता है? कंसंट्रेशन। एंड ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, इसको हम बॉक्स के अंदर डाल लेंगे, और ये आपको याद होना चाहिए, ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ क्या होता है? Alpha, that is degree of dissociation, is inversely proportional to square root of your concentration, right? अब ये हमें क्या important बात बताता है, इसका क्या significance है, वो समझना जरूरी है, right? अब यहाँ पर देखिए, अगर हम हमारी concentration को क्या करते हैं, concentration को अगर हम हमारी घटाते हैं, कंसंट्रेशन हमने क्या करी? घटा दी, यानी कि कंसंट्रेशन को घटाना यानी कि हमने डाइल्यूशन कर दिया, राइट? समझेंगे इसको ध्यान से, हमने कंसंट्रेशन को डिक्रीज करा है, यानी कि हमने वी हैव इंक्रीज डाइल्यूशन, हमने डाइल्यूशन को बढ़ा दिया। डाइल्यूशन को बढ़ाने से फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, राइट? क्योंकि हमने कंसंट्रेशन को घटाया है तो हमारे पास अल्फा इंक्रीज होना चाहिए। तो ये जो पॉइंटर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको नोट में मेंशन करेंगे, एंड दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे हमने डाइल्यूशन को बढ़ाया है, क्या किया है? इंक्रीज करा है, कंसंट्रेशन हमारी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा जी? इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आपके लॉजिक बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब इस पार्ट के अंदर हमें बेसिकली एसिड बेस्ड थ्योरीज के ऊपर डिस्कशन करना है, राइट? अब एसिड क्या होता है और बेस क्या है, इसके ऊपर इसको समझाने के लिए अलग अलग डिफरेंट तरीके की थ्योरी दी गई है। लगभग 10 से 12 थ्योरीज है टोटल में, पर हमें सिर्फ 3 ही पढ़नी है हमारे सिलेबस के अंदर। क्लास 10th में हमने पढ़ा था एसिड वो होते हैं जो एक्वस मीडियम के अंदर H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर देते हैं, वो एसिड है। और बेसिक जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं, वो बेस होते हैं। पर ये एक्वस केमिस्ट्री थी, अगर हमने उसको एक्वस मीडियम में नहीं लिया तो हम उसको एसिड या बेस कुछ नहीं बता पाएंगे, राइट? तो ये जो थ्योरी हमने क्लास 10th में पढ़ी थी, इसका नाम होता है अर्हीनियस थ्योरी। सबसे बेसिक थ्योरी जो क्लास 10th में आपको इंट्रोड्यूस कर दी जाती है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। पर बाय यूजिंग दिस थ्योरी हम बहुत सारे एसिड बेस को क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे, जबकि उनका बिहेवियर एसिडिक और बेसिक था। इसलिए डिफरेंट तरीके की थ्योरीज आई थी, जिसमें सेकेंड थ्योरी जो हमें पढ़नी होती है वो है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। क्या होता है भाई? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर ये इन द टर्म्स ऑफ प्रोटोन बात करता है कि जो प्रोटोन को डोनेट कर देगा वो हमारे पास एसिड होते हैं, और जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है वो हमारे पास क्या होते हैं? बेस होते हैं। अब यहाँ पर हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो कि है हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, राइट? अब जो मेरे पास एसिड है जैसे HCl है, वो उसका क्या टेंडेंसी है? टू रिलीज H पॉजिटिव आयन। वो जैसे ही H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा तो जो बचा हुआ पार्ट यहाँ पर बचने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस कहेंगे,
ठीक है। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के अंदर डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन का, जिन दो स्पीसीज में आपको एक H पॉजिटिव आयन का क्या मिलने वाला है ना, डिफरेंस मिलने वाला है, उसको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर प्रोटॉन की टर्म्स में हमने एसिड और बेस को एक्सप्लेन करा। अब हमारे पास एक और थ्योरी आती है जिसको हम ल्यूइस थ्योरी कहते हैं, ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में किसी एसिड या फिर किसी बेस को डिफाइन करने की कोशिश करी थी। तो एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर। इस तरीके से याद करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं वो हमारे पास एसिड्स होंगे, जिनको हम ल्यूइस एसिड्स का नाम दे देते हैं। राइट, ये चीजें हमने ऑर्गेनिक में भी पढ़नी है। ल्यूइस एसिड्स का यूटिलाइजेशन हम काफी रिएक्शंस के अंदर कर रहे होते हैं। बेस हमारे पास क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन के डोनर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो OH नेगेटिव है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री टू डोनेट होता है। राइट, अमोनिया की बात करूं या फिर वाटर की बात करूं तो इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है, जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर डोनेशन। तो ये हमारे पास ल्यूइस बेस की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे भाई? ल्यूइस बेस की तरह काम करेंगे। और वहीं पे BCl3, BF3, SO3 एंड Ag पॉजिटिव। Ag पॉजिटिव तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। BCl3, BF3 ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो भाई ये ल्यूइस एसिड की तरह काम करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको ये तीनों थ्योरीज बढ़िया से समझ में आ गई हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। किसका आयनिक प्रोडक्ट की बात करेंगे? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करने वाले हैं, जिसको हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? KW से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है, जो प्योर वाटर हमारे पास होता है वो उसका सेल्फ आयोनाइजेशन होता है। बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट ये नहीं होता है। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर वाटर जो है ना, आयोनाइज करेगा, आपको हाइड्रोनियम आयन मिलेंगे और साथ में OH नेगेटिव आयन्स भी मिलने वाले हैं। यहाँ पर बेसिकली H पॉजिटिव आयन होता है, जो कि अगेन फिर से वाटर के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन देता है और साथ में OH नेगेटिव आयन्स भी रिलीज कर रहा होगा। राइट, अब ये जो हमें यहाँ पर मिला है, ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पर, आयनिक रिएक्शन जो हमने यहाँ पर देखी है, जो आयोनाइजेशन, जो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर यहाँ पर हुआ है, उसको देखते हुए जब हम यहाँ पर इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, राइट, तो हमें यहाँ पर क्या मिलना चाहिए भाई? हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट लिखा, रेज टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, राइट। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोनियम आयन का लिखा एंड यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन लिखा। नीचे अपॉन में मैं क्या लिखूंगी भाई? यहाँ पर दो है हमारे पास, वाटर H2 एंड H2O, तो H2O का स्क्वायर होगा, जिसको मैंने ऑलरेडी K के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा है। ये मेरे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का फिर से K कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा तो ओवरऑल एक और हमारे पास कांस्टेंट आ गया, जिसको हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाउ दिस KW इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ योर हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों का प्रोडक्ट है हमारे पास KW ही हमें क्या बोलते हैं? हम KW को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमने क्या कर रखी है? कैलकुलेट कर रखी है ऑलरेडी। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 1.088 इंटू 10⁻⁻14, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। नोट करना है ये वाला पॉइंट, KW इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विद राइज इन द टेम्परेचर आपके पास आयोनाइजेशन भी इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ती है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई pH स्केल, एंड pH स्केल के अंदर आपको ये तीन बातें ध्यान रखनी है। बेसिक्स आप ऑलरेडी जानते हैं, लॉग के बेसिक्स आने जरूरी है ना भाई। लॉगरिदम किस तरीके से होता है, कॉमन लॉग क्या होता है, हमें नेचुरल लॉग क्या होता है, कॉमन लॉग को, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1 to 5 कम से कम आपको लॉग की वैल्यूज याद होनी चाहिए। लॉग 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है ना। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम आपको पता होनी चाहिए, जो कि बैच में हमने डिटेल में डिस्कस करी है। उसके बिना आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज कंसिडर रिवाइजिंग दोज प्रॉपर्टीज ऑल्सो इफ यू वांट टू सॉल्व लॉग वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सबसे पहले pH होता क्या है? माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, और वीकेंड से यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस लॉगरिथम। अब ये यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा? कॉमन लॉग है, तो कॉमन लॉग का बेस हमेशा 10 होता है ना। किसका? H पॉजिटिव आयन भी आप यहाँ पर लिख सकते हो हाइड्रोनियम आयन की जगह पे। जब हम POH की बात करेंगे तो यहाँ पर हम OH नेगेटिव आयन लिख देंगे। pH प्लस में POH की वैल्यू टोटल हमारे पास 14 के बराबर होती है। pH स्केल हम जानते हैं 0 से 14 तक होता है।
7 वाला जो वैल्यू है हमारे पास 7 पर जो वैल्यू आता है वो हमें क्या शो करता है कि वहां पर हमारे पास क्या है ना, ना तो एसिडिक बिहेवियर है ना तो बेसिक है, वो न्यूट्रल कंडीशन को शो करता है। जैसे जैसे वैल्यू आपकी 0 को अप्रोच करेगी एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, जैसे जैसे वैल्यू 14 को अप्रोच करेगी आपके पास बेसिक जो करेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा होता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारे पास क्या, कॉमन आयन इफेक्ट, राइट, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट कब लगता है, जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहाँ पर होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों ही आयोनाइज करेंगे और अपने अपने आयंस को रिलीज करेंगे। अगर इन दोनों के अंदर कोई एक आयन कॉमन है तो उस कॉमन आयन की वजह से सपरेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में से जो भी इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसका क्या हो जाएगा, उसके डिसोसिएशन का सप्रेशन हो जाएगा, मतलब वो फर्दर डिसोसिएट नहीं कर पाएगा, अच्छे से डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। इसी को ही हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH, ये मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटेट एंड H पॉजिटिव आयन मिला। HCl मेरे पास एक मिनरल एसिड है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन मिला। यहाँ पर H पॉजिटिव और क्या है, दोनों रिएक्शंस के अंदर है ना कॉमन है, दोनों एसिड्स के अंदर कॉमन है। तो ड्यू टू दिस कॉमन आयन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कॉमन आयन, हमारे पास एसिडिक एसिड का जो डिसोसिएशन है उसका क्या हो जाएगा, सप्रेशन हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके जो प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह होते हैं उसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। आइए नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन में सबसे पहले सबसे बढ़िया और सबसे प्यारा एग्जांपल हमारे पास आता है यार हमारा खुद का ह्यूमन ब्लड। क्या होता है भाई, हमने कोई एसिडिक चीज खाई, हमने कोई बेसिक चीज खाई, क्या हमारे ब्लड का पीएच चेंज हो जाता है? आंसर इज नो, क्योंकि ब्लड इज अ बफर। बफर क्या होते हैं? बफर वो होते हैं जो कि अपने पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं, विच रेजिस्ट चेंज इन द पीएच, राइट। ऑन एडिशन ऑफ स्लाइटली एसिडिक और बेसिक, जब हम उसके अंदर चीजें डालते हैं तो वो उस चेंज को रेजिस्ट कर सकते हैं और अपने पीएच को कांस्टेंट रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बफर कहते हैं। सॉल्यूशन विच मेंटेन इट्स पीएच एंड कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग द चेंज इन द पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अ बेस, उसको हम बफर सॉल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड भी एक बफर है, राइट। अब यहाँ पर एसिडिक एंड बेसिक बफर के लिए वी हैव वन फॉर्मूला, राइट, जो आपको आना चाहिए। फॉर्मूला शीट भी मैंने इस शॉर्ट नोट्स के अंदर भी ही इंक्लूड कर दी है, राइट। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जब हम यहाँ पर एसिडिक बफर की बात करेंगे तो pKa लेना है, बेसिक बफर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने pKb लेना है, और यहाँ पर सॉल्ट अपॉन में बेस फॉर द बेसिक बफर, सॉल्ट अपॉन में एसिड फॉर योर एसिडिक बफर। ये फॉर्मूला के अंदर चेंजेस हैं दोनों में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई जिसको हम कहते हैं बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन, राइट, इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन। ये एक बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट चेंज इन द पीएच इज नोन एज बफर कैपेसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? बफर कैपेसिटी बोलते हैं। बफर कैपेसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर। 1 लीटर के अंदर कितना हमने एसिड और बेस को वहां पर ऐड करा है, राइट, वो ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन द पीएच, और पीएच में कितना चेंज आया है वो, राइट, उसको हम क्या कर देंगे? आपस में डिवाइड कर देंगे एंड हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है ना, क्या आ जाता है भाई, बताइए फटाफट से, है ना, इसको हम बफर कैपेसिटी कह देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज KSP। क्या बोलते हैं इसको? KSP से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली हम यहाँ पर स्प्रेंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए डिफाइन करते हैं। स्प्रेंगली सोल्यूबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है भाई? स्प्रेंगली सॉल्यूबल सॉल्ट का मतलब होता है जिसकी सॉल्युबिलिटी ना के बराबर है, कोई खास सॉल्युबिलिटी नहीं है, नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी, उसको स्प्रेंगली सॉल्यूबल बोलते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ स्प्रेंगली सॉल्यूबल सॉल्ट एट अ गिवन टेम्परेचर इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। अब यहां पर जैसे देखो डायरेक्टली डेफिनेशन बाद में इसको पढ़ लेना तुम, ठीक है।
मेरे पास एक स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट AgCl है, सॉलिड स्टेट के अंदर है, डिसोसिएट हुआ, Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, राइट। अब यहाँ पर हमने इसको देखा कि यहाँ पर Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन मुझे मिल रहा है, तो KSB क्या होगा, इन दोनों का, ये जो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर आयन्स मिले हैं, है ना, इनका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, Ag पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव का प्रोडक्ट हो जाएगा, इसी को हम KSP कहेंगे। रेज टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, अब यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स तो 1 1 थे, है ना, तो भाई पावर 1 1 आ जाएगी, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, CaCl2 को देख लो यार यहाँ पर, है ना, तो इसको हमने ब्रेक करा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव आयंस हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए हैं। तो यहाँ पर इस केस में इन दोनों के प्रोडक्ट को हम यहाँ पर लेंगे एंड रेज टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और इसका क्या है, 2 है, राइट। तो हमने वो मेंशन किया और इसी को ही हमने क्या बोला है, KSP बोला है, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद हमारे पास हमारे नूतन की बुक में एक और टॉपिक दे रखा है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एसिड बेस इंडिकेटर्स, राइट। सो उसको आप रीड आउट कर लेंगे एक बारी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्विक रिवीजन के लिए ये सेशन जो है परफेक्ट था, एंड जब भी आपको रिवाइज करना हो यू कैन कम अगेन एंड अगेन एंड रिविजिट कर सकते हैं इस लेक्चर को। जब भी आपको लगेगा कि यार एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम सारे के सारे फॉर्मूलाज को, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को, जो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप आइए इस लेक्चर को थोड़ा सा स्पीड फास्ट करके देख सकते हैं। नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी ऑन द टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे कनेक्टेड है, वहां पर भी मैं इसकी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, एज वेल एज आपको ऐप के ऊपर भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, एंड अगले सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो उसको भी हम बहुत ही अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय एवरीवन।